Question number one. There is a rod of mass and some resistance. उसे फिक्स्ड रेल्स पे रख दिया गया है जो कि स्मूथ है और बाहर एक रेजिस्टेंस R है. It is projected with initial velocity u. Find its velocity as a function of time. तो सेटअप ऐसा है कि ये जो आपकी रॉड है ये सबसे पहले किसी u वेलोसिटी से आगे चलेगी. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो v क्रॉस v के हिसाब से इस तरफ को एक ईएमएफ बन जाएगा जिसकी वैल्यू है BLV. ऑलराइट, ये हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी वक्त v मान लेते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग वाला u है ना तो हम इसको इंस्टेंटेनियस v कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है कि ये जो सारा कनेक्शन है ये क्लोज्ड सर्किट बन जाता है. यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर एक करंट चलने लगता है ऐसे. उस करंट की वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस. आर रॉड का है, आर बाहर लगा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा. नाउ नाउ द रॉड हैज बिकम अ करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन सम मैग्नेटिक फील्ड. तो आई क्रॉस बी के हिसाब से इसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए था तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा इधर को. देखिए रॉड आपने आगे जाती हुई अज्यूम करी है, फोर्स पीछे लग रहा है, इसका मतलब है ये जो फोर्स है ये इसे रिटार्ड करेगा. इस फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी BIL. आई हम निकाल चुके हैं, वही पुट कर देंगे तो फोर्स का आंसर हो जाएगा BE R+R L. तो यहाँ से एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा BELR+R. और जिसमें EMF है वो पर्सनली BLV है तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका V²L²V/R+R. ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है. अब जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दैट इज dV/dt. अगर वो एक्सेलरेटिंग हो और हम एक माइनस साइन लगा देंगे अगर वो रिटार्डिंग है तो. अब इसी चीज को उठाते हैं तो ये बनता है V²L²V/R+R इज इक्वल टू माइनस dV/dt. इस सारे कांस्टेंट को हम K बोल देते हैं अभी के लिए. दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगी तो ये बन जाएगा K dt विद माइनस साइन dV/V. एंड इसके इंटीग्रेशन में क्या हुआ, कांस्टेंट K बाहर आ गया तो ये बचा इधर dt का, ये इधर बचा dV/V का. लिमिट्स कैसी जाएंगी, स्टार्टिंग टाइम 0 पर ये वेलोसिटी u थी, किसी रैंडम टाइम t पर ये वेलोसिटी v हो जाएगी तो इधर का इंटीग्रेशन चला जाएगा माइनस KT. उधर आपका जाएगा ln v with the limits going from u to v. तो जगह माइनस KT इज इक्वल टू ln v/u. This can be written as e की पावर माइनस KT as v/u, which gives you v equaling u e to the power minus KT, where your K is this much, V²L² over R+R. एक हम यहाँ पे m जो है वो लिखना स्किप कर गए थे. तो जो एक्सेलरेशन आपने जब लिखा है तो वो फोर्स बाय मास आना था, तो अगर ये फोर्स था तो ये डिवाइड बाय यहाँ पे एक मास कर लीजिए एक्स्ट्रा. ओके, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख लीजिए. अब ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Now he's saying कि in the above problem find the force required to move the rod with constant velocity. तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर करिए. वो जो रॉड हमने चलाई उस रॉड के ऊपर एक ऐसे फोर्स लगा जो उसे रिटार्ड करना चाहता था. पर अगर आप चाहते हैं कि ये रिटार्ड ना हो तो आपको क्या करना होगा, उतना ही एक एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा. अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते तो आपका एफ नेट जीरो आ जाता, एक्सेलरेशन जीरो आ जाता, तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकते थे. तो अगर पूछा जाए कितना फोर्स चाहिए तो आंसर आएगा उतना ही चाहिए जितना रिटार्डिंग था. और उस फोर्स का फॉर्मूला आप वहां जाके देखिए. वो जो फोर्स बना हुआ था वो बना हुआ था
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर टोटल रेजिस्टेंस। देन द पावर डिलीवर्ड बाय एन एजेंट कितना होता है? देखिए, पावर डिलीवर्ड ऐसा होता है कि जो रॉड है आपने आगे को चला के छोड़ी थी किसी वेलोसिटी v के साथ, आप फोर्स भी आगे को ही लगा रहे हैं, तो जो पावर होता है किसी एजेंट का वो होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, विच इज एफ वी कॉस थीटा। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो आपका एंगल है वो जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पावर का सिंपली एफ वी। दैट मीन्स जो भी फोर्स का फॉर्मूला है उसके साथ एक वी मल्टीप्लाई हो गया, तो आपकी पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ये फोर्स इंटू वेलोसिटी। Question number 3. Now he's saying if a constant force F is applied on the rod, find the velocity of the rod as a function of time, assuming it started with zero initial velocity. अब एक ऐसी सिचुएशन हमें बना के दी जा रही है कि ये जो रॉड है इससे आप टाइम जीरो पर इसे रेस्ट पे मानिए, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स आप लगाइए एक्सटर्नल, और फिर बताइए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो एक रैंडम पोजीशन पर हम इस रॉड को सॉल्व कर लेते हैं एट टाइम टी। तो ये देखा गया कि जब टाइम टी हो चुका होगा तो इस पे क्या क्या हो रहा होगा। एक तो देखिए, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन चुकी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं। अब ये वेलोसिटी बनी हुई है तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें ईएमएफ बनता, फिर करंट आता, करंट से फोर्स लगती और वो फोर्स इससे रिटार्ड करना चाहती, तो इस तरफ को एक रिटार्डिंग फोर्स आ गई है। इस फोर्स का जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर प्लस आर, हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। एक फोर्स और एक्स्ट्रा लग रहा है जो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं। तो देखिए आगे को फिर एफ नेट आपका क्या हो जाएगा, एक एफ जो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं और एक एफ ऐसा जो करंट के चलने से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसे रिटार्ड करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये फोर्स आगे को है, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो भी आगे को होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, और फिर इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास। दैट मींस एक्सेलरेशन आपका बन जाएगा नेट फोर्स बाय मास, मतलब एफ ओवर एम माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर एम आर प्लस आर। दिस इज एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिख देते हैं, ये फिर से ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो कांस्टेंट स्टफ है उसे k बोल देते हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर प्लस आर जो है इसे हम एक बार के लिए k बोल देते हैं, तो इसे लिखा गया dv बाई dt इज f ओवर m माइनस k v ओवर m, जो कि m f माइनस के वी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेलोसिटी वाली टर्म्स हैं वो एक साइड कर देते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dv ओवर f माइनस के वी इज इक्वल टू डी टी ओवर एम। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऐसी जाएंगी कि टाइम जीरो पर यू आर एट रेस्ट, जब टाइम टी हुआ तो कुछ वेलोसिटी v हो गई। इंटीग्रेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा ln f माइनस के वी ओवर माइनस के, वेटिंग फॉर इट्स प्रॉपर लिमिट्स विच आर जीरो एंड v। इस तरफ बन जाएगा वन बाई एम कॉन्स्टेंट और टाइम का टी आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट में ये बनेगा ln f माइनस के वी, माइनस लोअर लिमिट बनेगा ln f, और ये जो माइनस के है कांस्टेंट है तो इसे उधर भेज देते हैं, माइनस के टी बाई एम कर देते हैं। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगती है तो ये बनता है ln f माइनस के वी ओवर f इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम।
ये हो जाएगा 1 - kV/f e⁻⁻ तो यहाँ से kV/f बना 1 - e⁻⁻kt/m। तो v आ जाएगा जी f/k 1 - e⁻kt/m, जहाँ पर k हमने वो जो कांस्टेंट अज्यूम करा था, ये वाली चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसे करके आपके पास एक स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग। तो ये जो वायर होगी ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड जो रहेगी वो इनटू द पेज रहेगी। फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, फिर जैसे आप दूर जाएंगे तो फील्ड वीकर 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 होता जाएगा। ऑलराइट है। तो किसी भी आर डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो बनेगा μ0I/2πr। ऑलराइट। तो जैसे आपका ये आर चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। ठीक है। तो इसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचिए कि अगर हम यहाँ एक रॉड ऐसे रख देते हैं और इस रॉड को ट्रांसलेट करवाते हैं v स्पीड से, तो इसके अंदर एक ईएमएफ बनेगा जो हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। देखिए डायरेक्टली ईएमएफ निकालने के लिए हम बी एल वी तो लगा नहीं पाएंगे, बिकॉज जो बी है वो वेरिएबल है। मतलब इन सब पॉइंट्स के लिए वो सेम तो नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसी रैंडमली किसी आर डिस्टेंस पे जाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं डी आर, और इस छोटे से एलिमेंट में बना हुआ छोटा सा ईएमएफ लिख लेते हैं। ऑलराइट है। तो जब हम ये डी ई लिख लेंगे तो फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ई आ जाएगा। ऑलराइट। अब देखिए ई होता है बी एल वी, तो डी हो जाएगा बी एल वी। तो यहाँ जो लेंथ हमने एलिमेंट की चूज करी है वो ये वाली लेंथ है, वेरी स्मॉल एलिमेंट हैविंग लेंथ डी आर। ऑलराइट है। और इस लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है दैट इज μ0I/2πr, साथ में वी, ये एक डी आर। इसकी इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर कर देंगे, तो अंदर बचेगा डी आर ओवर आर। इसकी लिमिट्स जाएंगी इनर एंड से लेकर आउटर एंड तक। तो जो आपका इनर एंड है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू कैन सी कि सेंटर तक ये एक्स है, तो इनर एंड बनेगा x - l/2, और जो आउटर एंड बनेगा वो बनेगा x+l/2। तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक पुट हो जाएगा। तो देखिए ईएमएफ का आंसर बन जाएगा μ0I/v/2π ln ऑफ अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है x+l/2 और लोअर लिमिट है x-l। देखिए ये आंसर आपका आ गया है ईएमएफ का। नाउ डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ऐसा एक स्ट्रक्चर था जो 20 स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। तो इस रॉड में जो प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ वो हम निकाल चुके हैं। तो इस ईएमएफ की वजह से अब यहाँ एक करंट चलेगा जिसकी वैल्यू E/R हो जाएगी। वही करंट इस रॉड के थ्रू भी पास करता। तो ये करंट की सर्कुलेशन देखिए, तो इस प्रकार से इसमें एक करंट है और उसी करंट वाली जगह में आप एक देखें तो मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि वेरिएबल है। अब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम सीधा फिर से BIL नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज ये जो B है वो फिर से क्या हो गया है, वेरिएबल नेचर का हो गया। दैट मीन्स इस रॉड पर जो फोर्स है वो निकालने के लिए भी हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो हम एक छोटा सा इसका फोर्स DF लिख लेंगे किसी स्मॉल एलिमेंट का, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। ऑलराइट है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्स। देखिए ये रॉड है, इस रॉड में कुछ करंट है I,
जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, सेंटर से रैंडमली किसी आर डिस्टेंस पे आकर यहाँ पर एक डी आर एलिमेंट चूज कर लेते हैं। इस डी आर एलिमेंट पर एक छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स डी एफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी आई एल। इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, साथ में एक और आई, और ये आई और वो आई सेम नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में आई हम यूज कर रहे हैं वो आई वायर का है। बात को समझिए प्लीज। ये जो आई है ये वायर का है, तो फॉर द टाइमिंग मैं ऐसे कैपिटल आई लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो ये मान के चल रहे हैं कि जो ये वाला वायर का करंट है इसे मैं सिंबल दे रहा हूँ कैपिटल आई। तो उसके अकॉर्डिंग जो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड में आई लिखे हैं ये कैपिटल आई है, इसे याद रखिएगा। और ये जो हम स्मॉल आई लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं उस करंट को जो वायर के थ्रू जा रहे हैं। साथ में एक डी आर, जिसमें से कॉन्स्टेंट्स को बाहर करते हैं, म्यू नॉट आई 2 पाई स्मॉल आई, और यहाँ बचेगा डी आर ओवर आर का इंटीग्रेशन। तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आई, इसकी इंटीग्रेशन फिर एल में जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट फिर से सेम है, एक्स प्लस एल बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक है, तो ये आपका बन गया है फोर्स। इसमें से स्मॉल आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वाली जो करंट इस लूप में चल रहा था। तो फोर्स का आंसर बन गया जी म्यू नॉट कैपिटल आई ओवर 2 पाई, और स्मॉल आई की वैल्यू है ई बाई आर, ई हम निकाल के बैठे हैं, म्यू नॉट आई वी ओवर 2 पाई एल एन डिवाइड बाई आर। तो ये जो टर्म मैंने लिखी है ये मैंने लिखा है करंट इन द लूप, ये वाली। साथ में एक बार और एल एन है विद द सेम लिमिट्स, तो फोर्स का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एल एन की सेम लिमिट्स, और ये सारी चीज 2 बार आई है तो इस सारी चीज का स्क्वायर हो जाएगा। साथ में v बाई आर जो है वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, v बाई आर सिंगल और म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल एन ऑफ द लिमिट्स। तो ये आपका एक आंसर। फिर सेकंड सिचुएशन में व्हाट इज द करंट इन द रेजिस्टेंस आर। करंट इन द रेजिस्टेंस आर तो हम निकाल चुके हैं, जो हमने वहां स्मॉल आई निकाला है ई बाई आर। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। तो ये देखिए ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, इस ई की वैल्यू को आर से डिवाइड करना बाकी था, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है रेट ऑफ हीट डेवलप्ड। तो रेट ऑफ हीट डेवलप्ड क्या होगा, आई स्क्वायर आर, मतलब पावर की बात हो रही है, आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर। तो ईएमएफ को स्क्वायर करेंगे, ऑलराइट है। ईएमएफ हमारा क्या है, हुआ म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई एल एन ऑफ द लिमिट्स, इस चीज का स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय आर। ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है। लास्ट में फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। देखिए जो एक्सटर्नल एजेंट पावर प्रोड्यूस करता है वही जूल हीटिंग बन के रजिस्टर में से निकलता है। तो ये हम जो ऑर्डिनरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम जानते हैं कि जो पावर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट है वही पावर है आपका जिस रेट पर हीट डेवलप हुई। दैट मीन्स जो हमने सी पार्ट में पावर निकाला है हीट डेवलपमेंट का, वही एक्सटर्नल एजेंट का पावर होगा, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सेम एज
सी। क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम चेकआउट कर लेते हैं। स्मूथ ट्रैक है, उसके ऊपर एक बैटरी है ईएमएफ ई का, देखिए ये रहा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ए बी वायर की लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है, तो कीप इन माइंड इसकी लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस आर है। एंटायर सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यूनिफॉर्म फील्ड है आउट ऑफ द पेज, और इस वायर को एक वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया। तो अपने को बताना है फाइंड द करंट इन द वायर एट दिस इंस्टेंट। ऑलराइट, तो देखिए ये रहा रॉड। इस रॉड की कुछ वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, तो इसकी वजह से क्या होता है, v क्रॉस v से आप देख सकते हैं एक बैटरी इस प्रकार से बन जाती है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये आ जाता बी एल वी, और ऑलरेडी सर्किट में एक और सेल है जिसकी वैल्यू ई है। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड सर्किट बनेगा इसमें दो सेल्स आ गए, और उन सेल्स की वजह से कुछ ना कुछ करंट यहाँ सर्कुलेशन स्टार्ट करेगा। उसमें अगर आप किरचॉफ लूप लगाते हैं तो यू कैन सी ई माइनस ई इंड्यूस्ड, ये आपका ई नेट बन जाएगा। फिर जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा ई नेट बाय रेजिस्टेंस। It is E minus E induced over resistance. It is E minus BLV divided by resistance of the wire, which is R. ये आपका आंसर। और ये हम सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज मान के चले हैं, तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि दिस आंसर इज फ्रॉम बी टू ए। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है उसका मतलब है ए टू बी जा रहा होता है एक्चुअल में करंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट। फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर जो बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, बी आई एल। वहां का मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, करंट हमने अभी अभी निकाला है इतना, और लेंथ ऑफ द वायर एल हो गई, तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इस फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, देखिए ये रॉड थी तो इसका जो करंट है वो ऐसे है आई, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है ऊपर को, तो आई क्रॉस बी के हिसाब से ये जो फोर्स हमने निकाली है मैग्नेटिक, वो टुवर्ड्स द राइट साइड आ जाए। आगे, शो दैट आफ्टर some time the wire AB will slide with a constant velocity. ओके, तो हमें साबित करना है कि ये जो वेलोसिटी है कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगी इस रॉड की, और फिर हमें वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द सेटअप हम ये मान के चले हैं कि ये जो रॉड है इसकी एक वेलोसिटी इधर को है, और एक मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है बी ई माइनस बी एल वी आर टाइम्स एल। तो दोस्तों ऐसा है कि ये फोर्स भी आगे को है, वेलोसिटी भी आगे को है, तो ये फोर्स एक पल के लिए आपको एक्सेलरेटिंग फोर्स लगेगा। अगर ये फोर्स एक्सेलरेटिंग है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये जो वैल्यू है एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, किसी ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जब ये वैल्यू जीरो हो जाती, इसका मतलब है फोर्स जीरो हो जाता, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता तो आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाती। समझिए बात को। सिचुएशन कह रही है कि हमें ये साबित करना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी ना जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब जब आपका फोर्स जीरो होगा, तो आप फोर्स को जीरो कर दें। और जब आपने फोर्स को जीरो करा तो आपको पता चला कि अगर ये जीरो है तो E इज इक्वल टू बी एल वी है, तो V इज इक्वल टू ई बाय बी एल है। दैट मीन्स जब वेलोसिटी
E अपॉन BL होगी, उस वक्त आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है और फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a wire sliding on two parallel conducting rails placed at a separational magnetic field है. What is the force necessary to keep the wire moving at constant velocity v? तो इनिशियली ये रॉड v वेलोसिटी से चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, तो v क्रॉस p के हिसाब से इस तरफ एक ईएमएफ आ जाएगा bl v. अब ईएमएफ तो बन चुका है, लेकिन इसमें आपको क्लोज्ड सर्किट अचीव नहीं हो रहा। दैट मीन्स किसी भी तरफ क्लोज्ड सर्किट तो बन नहीं रहा। तो अगर यहाँ पर एक सेल डेवलप हो भी चुका है, ईएमएफ बन गया है, तो ये करंट तो चला नहीं पाएगा क्योंकि सर्किट का कंप्लीशन तो हो नहीं रहा। आप देखिए, इधर भी ये लूज है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, सब तरफ सर्किट ओपन है। तो सर्किट ओपन होने की वजह से यहाँ करंट नहीं चला, ऑल दो ईएमएफ बना हुआ है। अब करंट नहीं चला तो उस रॉड के ऊपर फोर्स नहीं लगी। तो अगर फोर्स लगी ही नहीं, दैट मीन्स ये जो v वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, आप इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेंगे, आपके ऊपर ना ही कोई रिटार्डिंग फोर्स है, तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आंसर इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 7, तो वायर के इस तरफ स्लाइड होने से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा ऊपर वाली साइड। इस ईएमएफ की वजह से आप देख सकते हैं कि सर्किट तो क्लोज हो ही रहा है ना। देखिए सर्किट क्लोज्ड है, इस तरफ भी ऐसे वायर है, तो कुछ ऐसे ऐसे करके इसमें करंट चलने लगता आई, जिसकी वैल्यू आती ई बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जी आप करंट का वैल्यू बताइए। तो करंट का वैल्यू क्या आने वाला है, आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। और जो ईएमएफ है वो बना हुआ है BLV, और जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में क्या बोला गया, ऑल वायर्स हैव आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है। और स्टार्टिंग में आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्लाइडर है वो इसके बहुत ही नजदीक था बेंड के, इसका मतलब है ये जो गैप है ये नेग्लिजिबल है। तो जो आपकी सर्किट में वायर्स पार्टिसिपेट करेंगे वो ये वाली और ये वाली करेंगी। ऑलराइट, तो एल ये हो गया, एल ये हो गया, तो इसका मतलब आपकी टोटल लेंथ बनी 2L, तो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा 2L इंटू स्मॉल आर। ठीक है जी। तो करंट की वैल्यू आ गई BL बाय रेजिस्टेंस विच इज 2LR। ये करंट है इन द बिगनिंग, क्योंकि जब ये सेटअप बिल्कुल शुरू हुआ था तब ये लेंथ नेग्लिजिबल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, जैसे समय आगे बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद आप चल भी तो चुके होते, है ना। तो जब आप कुछ चल चुके होंगे ना, तो ये लेंथ चेंज हो जाएंगी। कैसे, ये डिस्टेंस आप जो कवर कर चुके हैं ये हो जाएगा V इंटू टी। तो अब जो लेंथ पार्टिसिपेट कर रही है रेजिस्टेंस में वो हो जाएगी ये वाली सारी लेंथ, है ना। और ये लेंथ की वैल्यू निकलने वाली है VT ये वाला, ऑलराइट, VT ऊपर वाला, L ये। ठीक है। तो एट एनी टाइम T आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल लेंथ इंटू छोटा r। ओके। और लेंथ हो चुकी होगी 2L प्लस 2VT times r. Your resistance is going to be 2RL plus VT. So your current will be EMF by R, which is VLV over resistance being
2RL plus, ठीक है जी। तो दिस इज करंट एट एनी टाइम t and this is the current at the beginning. Considering the situation of the previous problem, calculate the force needed to keep the wire sliding with a constant velocity v. तो जब ये वायर v वेलोसिटी से चली तो इसके अंदर कुछ ईएमएफ बना, उससे कुछ करंट आने लगा, तो वो करंट ऐसे चलता है तो इस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो इसे रिटार्ड करने की कोशिश करता है, स्लो डाउन करने की ट्राई करता है। हम अगर चाहते हैं कि ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहे रॉड, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जो कि उसी रिटार्डिंग फोर्स के बराबर हो, ताकि हम अल्टीमेटली कह सकें कि नेट फोर्स जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रह सकते हैं। नाउ दिस फोर्स हैज अ फार्मूला ऑफ बी आई एल, उसमें से ये बी हो गया, ये एल हो गया, और आई हम पीछे लिख चुके हैं। ऑलराइट है, तो उस आई की जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस आया था वो आया था, टोटल लेंथ हमारी हो गई थी 2L प्लस वी टी टाइम्स आर। ऑलराइट है जी, ये था हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब इस ई के अंदर फर्दर जो वैल्यू है वो बी एल वी है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहाँ पर 2RL प्लस वी टी, तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। Now find the time at which force needed will be F naught by 2. तो अगर वो कह रहे हैं कि initial force is F naught. Now initial means कि when time was 0, तो they are saying कि the force needed is F naught. तो अगर आप t को यहाँ 0 करते हैं तो पता चलता है कि F naught is equal to B square L square V over 2RL. ऑलराइट है, ये इनिशियल हो गया। अब हम कोई ऐसा टाइम पता करना चाहते हैं कि ये फोर्स हाफ हो जाए, ठीक है। That means at some time I need the force to be F naught by 2. That means I want the force to be B square L square V over 2RL divided by 2. तो क्या करेंगे, हम इस फोर्स के फॉर्मूले को इसके इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये फोर्स का फॉर्मूला है जी, और हम चाहते हैं कि फोर्स इतनी हो जाए, तो हम इसे इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने पर आप देखेंगे कि सब कुछ कट जाएगा मोस्टली, ये चीज ये चीज कट हो जाएगी। तो सॉल्विंग में इधर बचेगा L प्लस वी टी, और उधर बचेगा 1/2L। इसे सॉल्व करिए, बन गया 2L इज इक्वल टू L प्लस वी टी, which makes L is equal to VT, तो टाइम का आंसर आ जाएगा L डिवाइड बाय 3। इस टाइम पर जाके आपका जो फोर्स है वो स्टार्टिंग वाले फोर्स का हाफ हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9, a constant force is being applied on the rod kept at rest, तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, और हम एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स से आगे को एक्सेलरेट करेगा, मतलब स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो इस सिचुएशन को लेकर कुछ कमेंट्स हमें करना है। लेट अस से एट एनी टाइम टू, हम ये देखते हैं कि ये जो रॉड है इसको v वेलोसिटी मिल चुकी है। इस v वेलोसिटी की वजह से कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इस साइड से, उस ईएमएफ से एक करंट चलने लगता है ऐसे, क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है। तो इस करंट की वैल्यू आती है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। अब ये जो आपकी रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है रिवर्स डायरेक्शन में, जो आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो आपको स्लो करना चाहता है। और एक ऑलरेडी आप आगे को कांस्टेंट फोर्स लगा ही रहे हैं, तो ओवरऑल ऐसा हुआ कि इस रॉड के ऊपर एक तो आगे को फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट है, और एक इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू निकल के आएगी बी आई एल, इसमें फर्दर बी आई को लिख देंगे ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ को लिख देंगे बी एल वी,
तो फोर्स आ जाएगी आपकी B² L² V/R। तो बताइए फिर आगे को हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना बना? F मैग्नेटिक, F मैग्नेटिक जो कि है B² L² V/R। दिस इज योर नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस नेट फोर्स में ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो भी फ्लक्चुएशंस या चेंजेस आएंगे वो इस V की वजह से आएंगे इस फोर्स में। तो अब आगे को फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्सेलरेटिंग सेटअप बनता है। एक्सेलरेटिंग सेटअप है मतलब कि ये जो V है वो बढ़ता गया। V के बढ़ते जाने से ये टर्म इंक्रीज होती रही और ओवरऑल आंसर डिक्रीज होता है। देखिए F में से कुछ माइनस हो रहा है और अगर ये माइनस होने वाली चीज बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल आंसर कम होता जाएगा। दैट मीन्स नेट फोर्स decreases, which means acceleration of the rod decreases। अब acceleration decrease हो गई है लेकिन present तो है ना। acceleration कम हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप slow हो रहे हैं। acceleration decrease हो जाने का मतलब है कि velocity is still increasing but at a slower rate। ना क्वेश्चन है कि ऑप्शंस में हमें कुछ कमेंट करना है। तो पहली ऑप्शन करिए पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स विल बी कांस्टेंट विद टाइम। तो पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स क्या है? किसी फोर्स की पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। तो पावर को हम लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जो कि इस केस में एफ वी कॉस 0 डिग्री होके एफ वी हो जाएगा सिंपली। ऑलराइट, इसमें से ये एफ क्या है? कांस्टेंट। ये वी क्या है? इंक्रीजिंग। समझ आ रही बात? मतलब जो आपका पावर है वो इंक्रीजिंग बनेगा, कांस्टेंट नहीं। कह रहा है पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, नो। सी में कह रहा रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, यस। वी लगातार बढ़ता जाएगा, फोर्स आपका कांस्टेंट है तो पावर लगातार बढ़ता जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, there is a square loop and resistance. The magnetic field is this much. Work done in pulling the loop out of the field uniformly in 2 seconds is what? तो इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींचा गया। और देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब इसको बाहर ड्रैग करते हैं तो इसमें सीक्वेंस ऐसा बनता है कि जब आप इसे बाहर पुल करेंगे किसी भी वेलोसिटी से और आप उसे कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन ये रहता है कि देखिए जो फ्रंट वाली रॉड है ये तो वैसी फील्ड से बाहर आ गई, तो यहाँ तो ईएमएफ बन नहीं सकता। इन दोनों ब्रांचेस में इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपकी जो लेंथ है और आपकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल हो जाते हैं। दैट मीन्स जो इनर पोर्शन है सिर्फ वहीं पर एक ईएमएफ बनना था और उस ईएमएफ की वैल्यू निकल के आती बी एल वी। ऑलराइट, ना इस ईएमएफ से क्या हुआ? एक करंट डेवलप हुआ। उस करंट की वैल्यू आएगी ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। नाउ दिस लूप इज हैविंग सम करंट लाइक दिस, जब आप इसको पुल कर रहे हैं बाहर की तरफ। अब उसी में मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस भी है फॉर द इनर पोर्शन। तो आई क्रॉस बी से आप देख सकते हैं जो ये वाला रॉड का एंड होगा ना, लूप का जो एंड होगा इनर, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक, जो इसे स्लो डाउन करना चाहती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसे स्लो होने ना दें तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जो वैल्यू में इस फोर्स के इक्वल हो, ताकि वो कैंसिल हो सके, एफ नेट जीरो आ सके और हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके। दैट मीन्स
An external force is needed which is equal to the force magnetic, which is BIL, I की वैल्यू EMF by R, EMF फर्दर हो गया BLV, तो आपका आंसर बन गया B² L² V/R। देखिए ये कांस्टेंट फोर्स आपको लगा के रखना पड़ेगा। और आपने टोटल जो वर्क करा होगा वो कितना निकल के आएगा? टोटल आपका वर्क निकल के आएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। फोर्स की वैल्यू B² L² V/R है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी होगी ना। आप इस लूप को कितना खींच देने वाले हैं, जितनी भी उसकी लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट से गेन एल, तो B²L³ V/R। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, साइड गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं यूनिफॉर्मली। अगर आप इतनी लेंथ को खींचना चाहते थे तो जो आपको टाइम लगना था वो ना था डिस्टेंस ओवर स्पीड। जब सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी, ऑप्शन ए। देखिए पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग एजेंट पे काम करना है अगर आप इसे कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हैं। तो जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो इस वाले सेगमेंट में एक ईएमएफ डेवलप होगा। उस ईएमएफ की वजह से यहाँ एक करंट का सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। अब इस करंट कैरिंग रॉड पे आई क्रॉस बी के हिसाब से इधर को एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो इसे स्लो करना चाहती है। तो अगर आप इसे स्लो होने से रोकना चाहते हैं तो आगे को एक फोर्स एक्सटर्नल आपको लगाना पड़ेगा जो इस फोर्स के बराबर हो। दैट मीन्स देयर इज एन फोर्स एक्सटर्नल which is equal to force magnetic. So that is V मेरे में constant। फोर्स का फॉर्मूला है BIL, EMF by resistance, ये सॉल्व करके बन जाता है B²L²V/R। ठीक है, क्योंकि ये जो EMF है इसकी पर्सनल वैल्यू BLV है ना, तो आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। वो देखिए ये फोर्स है। अब जो पावर डेवलप्ड होता है किसी फोर्स का, दैट इज F.V, सेम ही डायरेक्शन में होगा तो FV हो जाएगा। ये बनेगा B²L²V का स्क्वायर बाय R। अब B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, V आपने कांस्टेंट रखा, R भी कांस्टेंट, दैट मींस दिस पावर डिलीवर्ड इज कांस्टेंट। तो पावर डिलीवर्ड कांस्टेंट है, समय के साथ वो नहीं बदलेगी। हमें पूछा जा रहा है कि बताइए पावर का वेलोसिटी के साथ कैसा ग्राफ रहेगा। तो पावर का जो फॉर्मूला निकल के आया है उसमें आगे ये सब चीजें कांस्टेंट है और ये नीचे देखिए V² है। तो आप इसे कंपेयर करिए ग्राफिकली, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग x² से। आपको पता है ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा y एक्सिस की तरफ बेंड होता हुआ, अपवर्ड ओपनिंग। दैट मींस y प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ होता है समथिंग लाइक दिस। दैट मींस B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए B ग्राफ ऐसे जाता है। अगर यही ग्राफ आपको पावर वर्सेस टाइम पूछा होता तो दोस्तों ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बन के आता, बिकॉज टाइम के साथ पावर का कोई रिलेशन है ही नहीं, पावर तो कांस्टेंट है। पावर का रिलेशन यहाँ v के साथ पूछा हुआ है तो जाके ये पैराबोलिक बन रहा है। ऑलराइट, इफ इट वुड हैव बीन पावर वर्सेस टाइम तो इसका ग्राफ निकल के आता है कि एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट पावर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, वर्टिकल प्लेन में एक फ्रेम है जिसके ऊपर एक मूवेबल रॉड है। कांस्टेंट करंट सोर्स है जी हमारे पास। इसका मतलब है ये जो करंट है इसकी हमें वैल्यू कांस्टेंट मिलती रहेगी। इस करंट का सर्कुलेशन इस टाइप से है। तो अगर आप रॉड पे फोकस करते हैं तो देखिए इस रॉड में करंट का डायरेक्शन ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है। तो इस करंट कैरिंग रॉड पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है आई क्रॉस बी के हिसाब से उसका जो डायरेक्शन बनेगा वो ये बनेगा मैग्नेटिक फोर्स का। इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा BIL।
ऑलराइट। अब इसके अलावा एक वर्टिकल प्लेन में आप पड़े हुए हैं तो एक नीचे को आपके ऊपर mg फोर्स एक्ट करेगा। यही दो फोर्सेस आप पे लगने वाली हैं। देखिए दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है बिकॉज हम करंट को भी कांस्टेंट रख रहे हैं और b और l तो वैसे ही कांस्टेंट है। दैट मीन्स दीज आर टू कांस्टेंट फोर्सेस, लेट्स से F1 और F2, जिनका मैग्नीट्यूड अभी हमें नहीं पता। तो देयर आर चांसेस कि F1 बड़ा हो जाए तो ऊपर को एक्सीलरेशन आ जाएगा। देयर आर चांसेस कि F2 बड़ा हो जाए तो नीचे को एक्सीलरेशन आ जाएगा। देयर आर चांसेस कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। तो ये रॉड डाउनवर्ड भी जा सकता है एक्सेलरेशन से, अपवर्ड भी जा सकता है एक्सेलरेशन से, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बिकॉज आपका नेट फोर्स कांस्टेंट निकल के आया है, क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेंट्स भी तो कांस्टेंट हैं। सी ऑप्शन है रॉड विल मूव डाउनवर्ड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नो। इसका मतलब है इधर ए और बी आपका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए देयर इज अ सर्कुलर लूप, इसके सराउंडिंग में करंट कैरिंग वायर है। तो इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड वैसे होता है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर होता है, फिर थोड़ा सा वीकर 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 होता जाएगा। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है ये इस सब जगह में प्रेजेंट है, इस वायर के अराउंड सिमेट्रिकली। ऑलराइट। तो अगर आप इस सर्कुलर फ्रेम को ड्रैग करके कहीं और ले जाते हैं तो आप देखिए उसका जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होने वाला है। आप इमेजिन करिए कि लेट्स से मैं सर्कुलर शेप को दो जगह बनाता हूँ। अब देखिए जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ मिल रहा था, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ मिल रहा होगा बिकॉज आप वायर के पैरेलल स्लाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स जिस फील्ड में आप पहले प्रेजेंट थे बिल्कुल सिमिलर फील्ड में आप आगे जाने वाले हैं। तो अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो, तो इसका मतलब है कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई करंट नहीं चला, कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स ईएमएफ के साथ जुड़े हुए जो भी फॉर्मूलाज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले वो ट्रिगर ही नहीं हुए। दैट मीन्स आपको इसे चलाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं चाहिए। और साइड नोट आप ये ध्यान में रखें कि देखिए अगर आप इस कॉइल को दूर लेके जाते हैं ना तो चीजें बदल जाती। बिकॉज अगर आप इस फ्रेम को दूर लेके जाते हैं तो उसमें क्या है कि पहले ही ये स्ट्रॉन्गर फील्ड में पड़ा हुआ है, अब आप इसे दूर लेके जा रहे हैं तो आप इसे वीकर फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ फ्लक्स चेंजिंग बनता और चीजें आती, मतलब ईएमएफ बनता, करंट आता, फोर्स चाहिए होती एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें सेटअप ऐसा है कि एक ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और जो मैग्नेट का आपको साइज दिया हुआ है उससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया में प्रेजेंट है। राइट। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, मतलब अगर हम इसे यहाँ से देख रहे हैं तो यू कैन सी कि देयर इज अ मैग्नेटिक रीजन जिसमें ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि कांस्टेंट है। इस मैग्नेटिक रीजन में क्या बोला जा रहा है कि हमने एक लूप को पुल करा है। लेट्स से हम लूप को इस तरफ पुल कर रहे हैं, तो अब देखिए जो लूप का साइज है वो ऐसे है कि ये 6 है, इस तरफ को ये वाली साइड 4 है। ऑलराइट, दिस इज 6, दिस इज 4। तो जब ये लूप इस मैग्नेटिक रीजन में एंटर करेगी तो आप देखिए होने क्या वाला है कि फ्यू मोमेंट्स लेटर मान लीजिए यहाँ पर पाया जाता। तो अब ये कौन सा केस बन जाता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई कंडक्टर मूव कर रहा है। तो जो कंडक्टर का इतना पोर्शन जो मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स्ड है यही हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करके देने वाला है, क्योंकि ये जो बाकी पोर्शन हो जाएगा ये तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये इस तरफ 1 सेंटीमीटर था। दैट मीन्स ये 2 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ है जो ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगी। और अगर आप इसे इस तरफ v वेलोसिटी से चला रहे हैं तो v क्रॉस b से इधर एक ईएमएफ आपको मिल जाना था, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला bl भी हो जाता। b लेंथ इन्वॉल्व इज ओनली 2 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इज गिवन टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसे सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि b
2/100 इंटू 20 बन जाएगा 0.4 p। ऑलराइट, तो पहली बात तो ये वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज b, l, v तीनों कांस्टेंट है। दैट मीन्स एक कांस्टेंट आंसर आना चाहिए और वो आंसर 0.4 b होना चाहिए। इसका मतलब है ये ऑप्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट ही नहीं बन रही। ऑलराइट है, तो कांस्टेंट ऑप्शंस ए और सी हो सकती थी जिसमें हमारे आंसर जो है वो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है 0.4 p। नेगेटिव ग्राफ ऑफ कोर्स इसलिए है बिकॉज हम ईएमएफ निकालते हैं तो ऐसे लिखना पसंद करते हैं फैराडेज लॉ से माइनस डी फाई बाई dt। तो ई के ग्राफ्स में वी प्रेफर टू स्टार्ट विद द नेगेटिव साइड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।